हैंड कर दो आप। साथियों, यू मैक्स की ओर से आप सभी का इस हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आप वास्तव में अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे हैं, क्योंकि आप यू मैक्स से जुड़े हैं। हिंदी में जो आपको वस्तु मिलने जा रही है, वो हिंदी की जो वस्तु है वो इतनी लाजवाब और इतनी त्रुटिहीन और इतनी सरल होगी कि आप खुद आश्चर्य करेंगे। क्योंकि हिंदी के विषय में बहुत सारे मिथक हैं। हिंदी के बारे में मिथक है कि यार ये तो अपनी भाषा है, जबकि सच्चाई ये है हिंदी बहुत ही क्लिष्ट है। अच्छा, हिंदी के विषय में ये भी मिथक है कि बहुत क्लिष्ट है। ऐसा नहीं है, संसार में कुछ भी क्लिष्ट नहीं है यदि आप विशेषज्ञ से आप विधिवत चीज़ को लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पर यू मैक्स क्लासेस के मंच से आपको हिंदी की वो चीज़ देने जा रहे हैं। आप विश्व की कोई भी परीक्षा दे रहे हों, आप पुलिस की दे रहे हों, अध्यापक का दे रहे हों, अधिकारी का दे रहे हों, देखो आज हिंदी राजभाषा है। तो राजभाषा के कारण हिंदी सब जगह अनिवार्य है। वो चाहे आईएएस की परीक्षा हो या चाहे सामान्य चपरासी की परीक्षा हो, सब जगह हिंदी अनिवार्य है। और बड़ा मुश्किल, बहुत ही कठिन होता है कि आप गुणवत्तापूर्ण वस्तु कहाँ से लाओ। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानकार हो नहीं, आपके घर वाले जानकार है नहीं, एक आध लोग जो होते हैं वो जानकार होते हैं, तो उन तक आपकी पहुंच नहीं है। यदि आप किसी कारण से यू मैक्स से जुड़ गए हैं तो हिंदी में आपका उद्धार होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही विधिवत तरीके से, ऐसा होता है ना, केवल वस्तु को जानना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप चीज़ों को, हिंदी को कैसे सीखते हैं। अब सिलेबस तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मैं सिलेबस को उस रूप से लूँगा, उस वे में लूँगा कि पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब जैसे आप शब्द शुद्धि लेंगे तो शब्द शुद्धि से पहले आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पहले से आना चाहिए। यदि आपको टॉपिक आ गया तो शब्द शुद्धि बहुत सरल लगेगा। और आज मैं पहले दिन से यदि शब्द शुद्धि लेके बैठ जाऊं तो आपको शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है वो कठिन लगेगा। तो आप सबका एक बार पुनः इस यू मैक्स के मंच से हिंदी में पूर्णांक लाने के लिए, मैं नहीं कहता आपको थोड़े बहुत नंबर लाने, हिंदी में पूर्णांक लाने के लिए आपका स्वागत है। आप जुड़ें हमसे और एक एक चीज़ को लेके चलें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ज़्यादा हम भूमिका में न जाकर सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधे अपने विषय पे आते हैं। हिंदी की शुरुआत आपको स्पष्ट है कि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला आनी चाहिए। और वर्णमाला ऐसा नहीं, आपने जो सीखा है ना वर्णमाला अ आ ई उ क ख ग घ, सारा दोषपूर्ण है। मैं अभी कह देता हूँ दोषपूर्ण है। क्यों? अभी आप देखोगे कई बार तो ऐसा भी हुआ है, वर्ण को, अक्षर को लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं, अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। कई जगहों पे लिखा हुआ है कि संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, जबकि संयुक्त वर्ण हजारों हो सकते हैं। तो चूंकि व्यक्ति को मूल बात नहीं पता है, इसलिए बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं आज लेने जा रहा हूं वर्ण परिचय। हिंदी में वर्ण परिचय का मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखें। हिंदी में जो वर्ण हैं वो कितने हैं, उनका क्या परिचय है, इन सारी बातों को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, वर्ण परिचय में जो चीज़ें आने वाली हैं, एक तो हम परिभाषा लेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, है ना, परिभाषा लेंगे। फिर इसके बाद वर्णों का 2 नंबर में हम वर्णों का दर्शन करेंगे। भाई कौन कौन से वर्ण है, वर्ण उल्लेख होगा कौन कौन से वर्ण हैं, है ना। इन वर्णों में आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो आएंगे स्वर, कुछ आएगा व्यंजन, कुछ आएंगी ध्वनियाँ, है ना, कुछ आएंगी ध्वनियाँ जो वर्ण नहीं कहलाते, ध्वनियाँ कहलाते हैं, ध्वनियाँ। और फिर इसके बाद आप देखेंगे स्वर, व्यंजन और स्वर का मिलन, व्यंजन स्वर मिलन, इसको आप सीखेंगे कैसे मिलते हैं ये। और फिर इसके बाद आप आएंगे व्यंजन व्यंजन मिलन, व्यंजन
व्यंजन, व्यंजन व्यंजन मिलन। और इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है वर्णच्छेद। वर्णच्छेद, हम संधि विच्छेद बाद में सीखेंगे, पहले हमें वर्णच्छेद सीखना है। वर्णच्छेद, इस तरह से इन चीज़ों को लेके चलेंगे। होता क्या है, प्रश्न पूछा जाता है स्वर कितने हैं। अब कई लोग कहते हैं स्वर 13 है, कई लोग कहते हैं स्वर 11 है, कई लोग कहते हैं स्वर 12 है। और आपको पता है हिंदी की जो स्रोत भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत में वर्णों की संख्या है 9। संस्कृत में कितनी वर्ण संख्या है? स्रोत भाषा में जहाँ से हमने हिंदी को उधार लिया है वो भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इसमें जो है 9 स्वर माने गए हैं। और यहाँ चक्कर पड़ रहा, देखो संस्कृत में 9 स्वर हैं, हिंदी में कुछ लोग 11 कह रहे हैं, कुछ 12 कह रहे हैं, कुछ 13 कह रहे हैं। क्या चक्कर है, क्या बीमारी है? प्रश्न आए तो क्या करेंगे? इन सारी बातों को एक एक करके हम उल्लेख करेंगे। एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, भाषा के बारे में भारत की जो सरकार है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उन्होंने जो नियम बना रखे हैं, उन्होंने जो मानदंड तय कर रखे हैं, वही हमारा मार्गदर्शन होगा। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, यदि वो सरकार के खिलाफ जाके कुछ बोलेगा, क्योंकि प्रश्न विद्वान के अनुसार नहीं आएगा, प्रश्न किसके अनुसार आएगा? प्रश्न हिंदी निदेशालय, और पूरे भारत में जो मान्यता प्राप्त हिंदी की संस्था है वो हिंदी निदेशालय, वही अपने नियमों के अनुसार राज्य की सरकारों को, केंद्र की सरकार के पदों का वो विज्ञापन करते हैं, उसी हिसाब से वो कॉपी चेक होती है। तो हिंदी निदेशालय के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसी के हिसाब से हम चलेंगे, है ना। तो जाहिर है जब हम हिंदी निदेशालय के अनुसार चलेंगे तो हिंदी निदेशालय वालों ने स्वर की संख्या निश्चित कर रखी है, उन्हें व्यंजन की संख्या निश्चित कर रखी है, उन्होंने ध्वनियाँ बता रखी कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ और वर्णों में क्या फ़र्क है ये देखना है हमें। यार व्यंजन और स्वर मिलते कैसे हैं, फिर व्यंजन व्यंजन कैसे मिलते हैं, और वर्णच्छेद क्या होता है, ये हम ये समझ लो कि हिंदी भाषा का बिल्कुल आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। जब तक इसको नहीं जानेंगे हम, तब तक हिंदी के आगे की बातों को समझ नहीं पाएंगे, हम शुद्ध लिख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को लेके आपको बता दूं। स्वर जो है मैं मोटे मोटे तौर पे बताता हूं। स्वर देखिए, स्वर जो है हिंदी भाषा में, वो स्वरों की संख्या जो है हिंदी भाषा में कुल 11 है। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या है। जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये सब कुछ हिंदी निदेशालय के नियमानुसार होंगे। स्वर हमारे यहाँ 11 हैं, ठीक है ना। एक इसमें आगत स्वर और जुड़ जाता है, आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर ऐसा होता है जो अंग्रेजी के शब्दों के लिए आता है, इसको हम बाद में और विस्तार से बताएंगे आपको। तो कितने हो गए? 11 तो ये हो गया और एक आगत स्वर हो गया। तो देखा जाए तो मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हैं 11, और आगत क्या है, कितना है? 1। दोनों को मिला देते हो जाता है 12। तो ओरिजिनल जो स्वर हिंदी भाषा में है वो हैं 11, और जो आगत स्वर जोड़ देते तो हो जाता है 12, है ना। आगत स्वर होता कैसा है? ये रहा आगत स्वर। जैसे क में यदि अपन ओ जोड़ेंगे ना, ये वाला आगत स्वर जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा कॉलेज, कॉलेज का को आ गया। तो अंग्रेजी के शब्दों के लिए ये हमें ध्यान रखना है, ये जो आगत स्वर है ये अंग्रेजी के शब्दों के लिए है। ये अंग्रेजी के शब्दों हेतु है, ये उसके लिए है। ये इसको समय समय पर हम व्याख्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ये है आपका स्वर के विषय में। व्यंजन में आप आओगे तो व्यंजन कुल हैं 33, फिर इसमें 2 और जुड़ जाते हैं तो 35 व्यंजन ध्वनियाँ हो जाती हैं। ध्वनियाँ कितनी हैं? तो ध्वनियाँ 11 तो स्वर हो गए, 33 ये हो गया, 2 आपका ये हो गया, यानी इस तरह से। और फिर इसके बाद ध्वनियों में हमारा एक अनुस्वार शामिल होता है, एक हमारा विसर्ग शामिल होता है, एक हमारा चंद्रबिंदु शामिल होगा, एक हमारा आगत स्वर शामिल होगा। इस तरह से ये सारे जो है ना, ये सारे के सारे ध्वनियों में काउंट होंगे। ये सब के सब ध्वनि हैं।
इसका मतलब ये है, ये सारे जो वर्ण हैं ये वर्ण भी हैं और ध्वनि भी हैं, लेकिन ये जो अनुस्वार है, विसर्ग है, ये सब ये खाली ध्वनियाँ हैं, हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हैं, ये वर्ण नहीं है। ये वर्ण क्यों नहीं है? ये वर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो अनुस्वार हो गया, ये आपका विसर्ग हो गया, और ये आपका चंद्रबिंदु हो गया, ये आपका आगत स्वर में लगने वाला है। ये चारों क्या हैं? ये चारों के चारों केवल ध्वनियाँ हैं, चारों के चारों केवल ध्वनियाँ हैं। इस तरह से इनका सबका ब्यौरा मैं लेके चलूँगा, सबको बताऊँगा। तो सबसे पहले आइए हम आते हैं स्वर के ऊपर। ये मैंने सामान्य चर्चा की, जो आकृति वाले हैं क ख ग घ च छ प फ वगैरह, वो वर्ण भी हैं ध्वनि भी हैं, और जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं है, वर्णों जैसी आकृति नहीं है, उसे केवल ध्वनियाँ कहते हैं। चारों ध्वनियाँ हैं। और जो स्वर हैं वो अ आ ई वगैरह 11 हैं। जो व्यंजन हैं वो क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न वगैरह, ये कुल 33 हैं। 2 ड़ ढ नाम का और जुड़ता है, वो भी है। इस तरह से ये, तो मैं सबसे पहले एक सामान्य परिचय देने के बाद अब आइए लिखित में जो आपको नोट करना है और बढ़िया से याद करना है, और जिसके आधार पे तमाम प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। देखिए, मैं जो है आपके समक्ष लिख रहा हूँ। अब रियल में हमारी बात शुरू हो रही है। स्वर, सबसे पहले हमने लिया स्वर। स्वर, अब स्वर का मतलब है, देखिए स्वर में 2 शब्द हैं, स्व और र। स्वमेव जो रौती, यानी जो स्वयं आवाज करे, है ना। रौती का मतलब होता है आवाज करना। जो स्वयं आवाज करे उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर की क्या परिभाषा हुई? जो ध्वनि बिना किसी अन्य वर्ण के उच्चरित हो जाए, जिसका उच्चारण हो जाए, उच्चरित हो जाए, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि स्वर में जो स्व है ना, स्व मतलब अपने आप, स्व मतलब हमारा, वो कहते हैं ना स्वैच्छिक या स्वमत या स्वाधीन या फिर स्वजन, ये जो बोला जाता है, उसमें जो स्व आया हुआ है, स्व का मतलब होता है अपना। स्व का मतलब है अपना, अपना। तो जो अपने आप जिसका उच्चारण होता हो, है ना, उच्चरित हो, जिसका अपने आप उच्चारण होता हो, उसे स्वर कहते हैं। यह हमने परिभाषा ले ली। अब हम स्वरों को लेते हैं। देखिए, हमारा स्वर है, पहले है अ, दूसरा है आ, तीसरा है ई, चौथा है ई, पांचवा है ऊ, छठा है बड़ा ऊ, फिर है री, फिर है ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना। ये मानक स्वर हैं आपके, जिसको हिंदी निदेशालय ने हिंदी भाषा के लिए आवश्यक माना है। हालांकि मैंने जैसा पहले बताया, संस्कृत भाषा में कुल 9 स्वर माने जाते हैं। और संस्कृत वालों की दुनिया अलग है, वो उसी 9 से काम चला लेते हैं। वो तो बहुत सारे 18 भेद कर लेते हैं। अ का, ई का 18 भेद, ऊ का 18 भेद, री का 30 भेद, उनके बहुत सारी वैज्ञानिक ढंग से उनका विवरण है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो ये 11 स्वर हैं, आपको याद रखना है। ये 11 स्वर हिंदी भाषा के हैं। अब मैं थोड़ा सा प्लस और कर दूं। हिंदी भाषा में इस 11 स्वर के अलावा ओ नाम का एक आगत स्वर है, ओ कहते हैं। ये किसके लिए है? ओ आगत स्वर है, इसको क्या कहेंगे? आगत स्वर। अंग्रेजी शब्दों के लिए, अंग्रेजी के ओ उच्चारण वाले
वाले शब्दों के लिए। शब्दों हेतु। अच्छा, इसी स्वर से संबंधित एक चीज और है जिसे हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। देखिए, ये चंद्र बिंदु है, इसका नाम दो है। एक तो नाम है चंद्र बिंदु और इसका दूसरा नाम है अनुनासिक। मतलब हिंदी के स्वर परिवार में इतने लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं। और एक जो है री नाम का भी स्वर है। री जो स्वर है ना, वो ऐसा होता है, वो कभी कभी देखिए, छोटी री तो ऐसी होती है और ये बड़ी री ऐसी होती है। तो ये वाला जो री है, ये दीर्घ री, इसका हम कभी कभी काम में लेंगे। दीर्घ री है ये, जो है ना दीर्घ री है, और ये जो री है ह्रस्व री है। अब हमने दीर्घ री को यहाँ नहीं डाला है क्योंकि हिंदी निदेशालय ने री से संबंधित चर्चा यहाँ पे नहीं की है, लेकिन बड़ी री भी कई बार काम आती है। खुद भारत सरकार के एग्जाम में बड़ी री वाला प्रश्न पूछा गया है। तो ये देखो, ये विरोधाभास है कि जो री आपके यहाँ नहीं है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसके लिए हमने एक सामान्य परिचय दिया आपको कि देखो भाई, स्वर के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे स्वर हैं 11, ये आगत स्वर है, ये आपका चंद्र बिंदु है जो स्वर परिवार का हिस्सा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। मैंने व्यंजन नहीं लिखे हैं अभी। और इसके साथ साथ री जो है, बड़ी री, छोटी री, ये कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि ये यहाँ शामिल नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग से लिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो री है, जो स्वर हैं, वो इतने प्रकार के हैं। अब इस स्वर में से मैं देखिए चिन्ह लगाता हूँ। ये है ह्रस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर। अब देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये है ह्रस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर, ये है ह्रस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर, ये है ह्रस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर, ये जिसको यहाँ लिखा नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, ये पूरा दीर्घ है, ये पूरा दीर्घ है, ये पूरा दीर्घ है, ये पूरा दीर्घ है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाई बताइए कुल स्वर कितने हैं? तो स्वर 11 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? हमारा प्रश्न क्या क्या बनेगा वो अभी मैं लिखूंगा, उन प्रश्नों को आप देखना। ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 ह्रस्व स्वर हैं। खबरदार, ए आई ओ औ, छोटा ए को, छोटा ओ को ह्रस्व मत बोल देना। बोलते ही आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और आई ओ जो है ये देखने में तो छोटे हैं पर वास्तव में ये दीर्घ स्वर हैं। इसको गुरु स्वर कहते हैं। क्यों? कि इसमें जो है 2 अक्षरों के मेल से ये बना हुआ है। ये हमें ध्यान रखना होगा। देखो, यही टेक्निकल बात होती है। सब लोग मानक रूप से चीज़ों के कंसेप्ट को नहीं समझा सकते। जब तक आपने अच्छे गुरु से चीज़ों का मंथन, मनन, आलोडन नहीं किया है, तब पूरा भ्रम बना रहता है। अब देख रहे हो, स्वर के बारे में इतना सारा चक्कर है। अब स्वर 11 ये हो गया, 12 13 14, चाहे 14 स्वर माने जाएं? नहीं, 14 नहीं मानना है आपको। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार 11 स्वर ही मानने हैं। तो साहब ये कहाँ से आ गए? इसका प्रयोग होता है भाई, इसका जगह जगह प्रयोग होता है। जब हम लोग हिंदी को लेके चल रहे थे, अंग्रेज यहाँ आ गए। जब यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द, कॉलेज, नॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह से बहुत सारे शब्द थे जो हमसे इन अक्षरों से बोला नहीं जा रहा था। तब हमने एक आगत स्वर बनाया और आगत स्वर का प्रचलन होने लगा हिंदी में। अब जब कभी आपको हॉस्पिटल लिखना हो तो यदि आप हॉस्पिटल ऐसे लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आप हिंदी के जानकार हैं। आप लॉ, विधि जो है ना, विधि, कानून, लॉ ऐसे लिखेंगे तो आपको माना जाएगा कि आप हिंदी जानते हो। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? इसमें आगत स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो ये टोटल अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनके शब्दों में जहाँ ओ आ रहा है, आ ओ की बीच की ध्वनि आ रही है, उसके लिए हमने इस आगत स्वर का आविष्कार किया है। वो चंद्र बिंदु तो वो होता है जब आप नाक से किसी अक्षर को बोलते हो, स्वर को बोलते हो, तो चंद्र बिंदु लग जाता है। तो ये सारे हमारे स्वर के हिस्से थे।
ठीक है ना। तो अब हम इसमें से आपको बता दें कि ये जो है ना, ये ह्रस्व है। ये देखिए, ये जो है ना और छोटा वाला, ये ह्रस्व है। इसका एक और नाम है लघु। क्या नाम है? लघु। ये जो आ है ना, आ का एक नाम है दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। और इसका दूसरा नाम है गुरु। ई जो है ना, ई का नाम है ह्रस्व, ह्रस्व ई। और दूसरा नाम है लघु ई। इसका नाम है दीर्घ ई। दूसरा नाम है गुरु ई। ऊ का नाम है ह्रस्व भी नाम है और लघु भी नाम है। अब देख रहे हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। छोटे वाले को हम ह्रस्व भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं। बड़े वाले को हम क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं और दीर्घ भी कहते हैं। दीर्घ और गुरु, ये हो गया। री को हम क्या कहेंगे? री को हम केवल और केवल ह्रस्व और लघु कहेंगे। दीर्घ नहीं है यहाँ पे, ह्रस्व और लघु। और ये जो ए आई ओ औ है ना, ए आई ओ औ के बारे में आप देखिए। ये जो है, इन चारों के बारे में हमारे अलग विचार हैं, उसको देखिए आप। ए है, ए ये है आपका दीर्घ, इसको हम गुरु भी कहेंगे। तो सब ऐसे कैसे हो गया? ये गुरु कैसे हो गया? हम तो छोटा ही बोलते हैं। तो देखो, काम चलाऊ हम छोटा बोल देते हैं, वास्तव में छोटा नहीं है। क्यों नहीं छोटा? देखो, आप भी सहमत हो जाओगे। छोटा इसलिए नहीं है ये, क्योंकि ए में अ और ई जब मिलता है, ये दोनों मिल के ए बनाते हैं, एक चीज़। दूसरा देखो, जब हम आ और ई भी मिलाते हैं, तब भी दोनों मिलके ए बनाता है ये। और जब हम अ और बड़ी ई मिलाते हैं, तब भी हमारा ए बनता है। और यदि आप आ ले रहे हैं और बड़ी ई ले रहे हैं, दोनों को मिलाने से आपका ए बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बच्चे पूछते साहब ये ए कैसे लिखा जाए? देखो, ए ऐसा भी लिख सकते हो आप, और भी कई जल्दीबाजी में हो जाता है, पर मानक ए जो है ना, ऐसा है। एंगल निकलता है तो सुंदर लगते हैं अक्षर, इसलिए एंगल निकलना चाहिए। तो आप देख रहे हो, इस ए को हमने दीर्घ या गुरु स्वर इसलिए बोला क्योंकि इसमें अ ई मिलके हो रहा है, आ ई मिलके हो रहा है, अ ई मिलके हो रहा है, आ ई मिलके हो रहा है, इसलिए इसको हम दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो अ ई है ना, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये घटक है। किसका घटक है? एक के घटक है। ये एक के घटक हैं, एक के अवयव हैं, एक का भाग है, एक का अंश है, एक का हिस्सा है। देख लिया ना? ए में इस तरह से ए का निर्माण होता है। जहाँ दो दो से एक अक्षर बनेगा, उस अक्षर को ह्रस्व कैसे कह सकते हो? इसलिए इसको दीर्घ बोलते हैं। इसी को हम गुरु भी कहते हैं। तो ए के बारे में हो गया। अब हम आते हैं, ए के बाद आता है ओ। ओ के विषय में देखिए, ओ जो है ना, वो भी आपका गुरु या दीर्घ स्वर है। कैसे? देखिए, ओ में अ और ऊ मिलाते हो तो दोनों मिलके ओ बनता है। ऐसे ही यदि आप आ ले रहे हो और ऊ मिला रहे हो, तब भी ओ बनता है। और यदि आपके पास अ है और फिर बड़ा ऊ है, दोनों को मिलाते हो तो ये ओ ही बनाएगा।
और यदि आपके पास आ है और फिर आगे बड़ा ऊ है, दोनों के मिलन से ये छोटा ओ बनेगा। देखा, ओ का जो घटक है वो ये है, ये ओ का घटक है। ये मिलेगा तभी ओ बनेगा, ये मिलेगा तभी ओ बनेगा। ये घटक है, किसका घटक है? ओ का घटक है, ये ओ का घटक है। तो ये छोटी छोटी बातें वर्णों का, जहाँ जिस किसी पाठ्यक्रम में वर्ण है, जिस किसी पाठ्यक्रम में वर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपसे पूछा जाएगा ए है। मैं प्रश्नों की श्रृंखला दूंगा, कल परसों से प्रश्न भी लेंगे। पहले आप बेसिक बात को समझो, एक छोटे बच्चे की तरह आराम से बैठ के चीज़ों को समझो। आप पहले समझ लो, फिर फटाफट फटाफट हो जाएगा सारी चीज़ें। रट के पार नहीं पा सकते हम लोग किसी भाषा का, हमें समझना होगा कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। अभी देखा गांव में, पता कैसे कराते हैं वो, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, गलत गलत सिखाते हैं वो। ये छोटा वोटा नहीं है, ये ए है, दूसरा आई है, फिर आगे है ओ है, फिर औ है। ए भी दीर्घ है, आई भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, औ भी दीर्घ है, दोनों में दीर्घता है। दोनों में दो दो अक्षर मिले हुए, इसलिए उसको दीर्घ या गुरु कहते हैं। इसको छोटा बोलना गलत है। और इसमें जो चिन्ह लगता है, एक के ऊपर गुरु का चिन्ह लगता है, पता है आपको? ओ के ऊपर गुरु का चिन्ह लगता है, छोटा चिन्ह नहीं लगता है। ये एस जैसा चिन्ह जो लग रहा है वो स्वरों में लघु गुरु बताने के लिए लगता है। एस लगा हुआ, इसका मतलब है गुरु है। और यदि जैसे मैं लिखूं राम, ये ध्यान देना, तो राम में जो है ना, इसमें आ है ना, इसमें आ है, इसलिए इसके ऊपर लगेगा गुरु का चिन्ह। म है, म में अ है, म में क्या है? अ है, इसलिए इसके ऊपर लगेगा लघु का चिन्ह। तो गुरु लघु की बात भी हम आगे करेंगे। हम मोटे तौर पे बताना चाह रहे हैं आपको कि देखिए इस तरह से जो ए है उसका ये घटक है, जो ओ है उसका ये घटक है। आगे देखिए, आगे वाले में मैं लेने जा रहा हूँ बड़ा ए। ये देखिए बड़ा ए, ये लिया मैंने बड़ा आई। इसका घटक क्या क्या है उसे देखो आप। इसका घटक है अ प्लस ए। ये देखो, ये दोनों जब मिलेंगे तो आई बनाएंगे। अच्छा, दूसरा है आ धन ए, ये भी दोनों जब मिलेंगे तो आई बनाएंगे। तीसरा है अ धन आई। मैं प्लस भी बोल सकता हूँ, तो हिंदी की क्लास है, अपन हिंदी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम प्लस नहीं बोल के हम धन बोल रहे हैं। अ धन आई बराबर आई, आ धन आई बराबर आई, ये चीज़ होगी। इसी तरह से जब औ पे आते हो आप, तो ये क्या है? ये घटक है। ये सारे क्या है? आई के घटक हैं। यानी ए मिलके ए मिलके भी आई हो रहा है, आ ए मिलके भी आई हो रहा है, आ ए आई मिलके भी आई हो रहा है। देखो भाई, ये जो है ना आचार्यों ने पहले से बनाया है। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर इसमें ना नुकुर नहीं करेगा, कोई तर्क वितर्क नहीं चलेगा भाई। दो दो चार होते तो होते हैं, दो दो चार क्यों होते हैं ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। ऐसे ही इन दोनों को मिलने से आई बनता है, ये हजारों साल से होता आ रहा है। आपको भी मान के चलना है कि ऐसे ही बनता है, ऐसे ही याद करना है। सूरज पूरब में क्यों उगता है भैया? फिलहाल तो ये मान लो कि सूरज पूरब में ही उगता है, कारण की चर्चा बाद में कर लेना। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि आप मूल बात सीख रहे हो। तो ये हो गया आई का अवयव। अब लेते हैं औ का अवयव। देखिए, अ को जब हम ओ से मिलाते हैं तो ये दोनों मिलके बनाता है औ, और यदि हम आ को ओ से मिलाते हैं तब भी हमारा वर्ण बनता है औ। फिर आगे बढ़ते हो आप, अ को औ से मिलाते हो, इन दोनों के मेल से बनता है औ। फिर आगे चल के यदि आप आ लेते हो और आ में औ जोड़ते हो, इन दोनों के मेल से ही बन जाता औ। तो देखिए ये जो सारे है ना, ये घटक किसका है? ये औ के घटक हैं।
ये अपने को ध्यान रखना है। ये छोटा सा प्रश्न आ सकता है और बच्चे फेल हो सकते हैं, ये प्रश्न नहीं दे पाएंगे उत्तर। यदि पूछे आपसे एक का घटक क्या है और एक का घटक क्या नहीं है, जैसे हमने पूछा आपसे, जैसे प्रश्न बनाता हूँ, देखो औ का घटक यह नहीं है, मैं प्रश्न बना रहा हूँ, देखिए औ का घटक यह नहीं है। अब इसमें से 3 को तो मैं ले लूँगा, भाई औ का घटक तो ये 4 है, मैं क्या करूँगा 3 तो ये एज इट इज लिख लूँगा, चौथे में मैं हेर फेर करूँगा। तो यदि आपने ये समझा हुआ है उत्तर बता दोगे, नहीं समझा है नहीं बता पाओगे। तो हमारा पहला विकल्प है अ प्लस बड़ा ऊ, दूसरा विकल्प है अ प्लस औ, तीसरा विकल्प है आ प्लस ओ, और चौथा विकल्प है अ प्लस ओ। चारों अलग अलग है ना। अब देखो ये तीनों यहाँ पे है, ये तीनों तो हो नहीं सके, औ का घटक है ये तीनों, ये आपका औ का घटक है, ये आपका औ का घटक है, ये औ का घटक है। औ जो है औ का घटक नहीं है, क्योंकि औ मिलके क्या बनाता है, औ मिलके ओ बनाता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके औ बनाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये भी औ बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ये भी औ बनाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो ये है कि जब आप औ में या ई में या ऊ में आप अनुस्वार जोड़ते हो, ये देखो अनुस्वार जोड़ते हो, तो पता है क्या हो जाता है, तो ये अनुस्वार ऐसे आता है। औ में आपने अनुस्वार जोड़ा तो औ में अनुस्वार ऐसे आएगा, ई में आपने अनुस्वार जोड़ा तो ई में अनुस्वार ऐसे आएगा। ये ध्यान रखना है, औ में अनुस्वार जुड़ता तो औ बनता है। अच्छा, यदि आप औ में विसर्ग जोड़ते हो या ई में विसर्ग जोड़ते हो तो ऐसा बनता है, देखो अह। यहाँ ई में जोड़ते हो तो बनता है ई ही, ऐसा बनता है। तो कई बार आप देखोगे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन अ लिखा रहता है, तो अंत में अ के ऊपर अनुस्वार और अंत में अ के ऊपर विसर्ग जोड़ने से अह बन जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, वो ये है स्वरों में कभी भी हलंत नहीं आता है। नीचे जो एक रेखा आती है, जैसे आप देखेंगे क में तो ये हलंत लगेगा, लेकिन अ पर या ई पर या ऊ पर यह हलंत कभी नहीं लगेगा, इन पे कभी नहीं लगेगा। ये क पे तो लगेगा, ख पे लगेगा, हलंत वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। कई बच्चे अ पे हलंत लगा देते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको स्वर के बारे में बताया कि स्वर क्या है, और एक प्रश्न लिया कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। जिन जिन पाठ्यक्रमों में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो भारतवर्ष का, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर दिल्ली बोर्ड का हो, कहीं का एग्जाम हो, देखो राजभाषा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में चलती है। तो राजभाषा के जो नियम हैं, राजभाषा के जो प्रावधान हैं, उसको लेके मैंने सारी बात स्वर के बारे में बताई है। अब मैं आता हूँ व्यंजन के ऊपर। देखिए इसके बाद हमारा जो है ये व्यंजन पे हम आते हैं। व्यंजन देखिए, ये देखिए जब हम व्यंजन की बात करते हैं, बहुत ही रोचक प्रसंग है, पता है। ये हिंदी की चीज़ों को जानना बहुत ही रोचक है। रोचक इसलिए है कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला है ना, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, सुव्यवस्था नहीं है। हिंदी की वर्णमाला में आला दर्जे की वैज्ञानिकता है, बहुत उत्कृष्ट कोटि का इसमें चिंतन है और बहुत सरल और सहज है।
जो आप बोलते हो वही होता है। तो देखिए व्यंजन में सबसे पहले आता है स्वर, हो गए 11, 11 के अलावा और बताई थी मैंने। व्यंजन देखिए, व्यंजन में है एक तो है क, अब क में मैं हलंत लगा देता हूँ, शुद्ध क ऐसा होता है। दूसरा है ख, यहाँ भी हलंत लगा दिया। फिर है ग, फिर है घ, फिर है ङ, इसके बाद है च, इसके बाद है छ, इसके बाद है ज, झ और य। इसके बाद आपका व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त, थ, द, ध और न। इसके बाद है प, फ, ब, भ, म। इसके बाद है य, र, ल, एक है ये आपके सामने महत्वपूर्ण सूचना व्यंजनों के बारे में है। देखिए क ख ग घ, अब देखिए गांव में या अन्य स्कूलों में जब इसको बोलते हैं पता है कैसे बोलते हैं? क ख ग घ ण खाली। ण खाली क्या होता है? कोई खाली वाली नहीं है, सब भरा हुआ है, सब सार्थक है। इसका सही उच्चारण है क ख ग घ ङ। क्या बोलेंगे? क ख ग घ ङ। और इसको बोलेंगे च छ ज झ ञ। ण खाली नहीं, च छ ज झ ञ। और इसे बोलेंगे ट ठ ड ढ ण। इसका उच्चारण है त थ द ध न। इसके तो कोई कमी नहीं है, इसके तो लोग ठीक ही बोलते हैं, इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। प फ ब भ म, य र ल व, य र ल व और फिर है श श श ह। इस तरह से सारे व्यंजन है ये। अच्छा, इन व्यंजनों में एक व्यंजन ऐसा है, ये ड़ और ये ढ़, इसको कहते हैं हम आगत व्यंजन। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहा जाता है आगत व्यंजन। क्योंकि जो हिंदी भाषा के शब्द आए, जैसे सड़क आया तो सड़क में हमने ड़ का प्रयोग किया। हमारे पास बाढ़ शब्द आया, पढ़ाई शब्द आया, उसमें हमने इसका प्रयोग शुरू किया। कड़क शब्द लिखा हमने, कड़क, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ जो शब्द है, यहाँ जो अक्षर हैं, इसमें ड है, ये ढ है ना, ये ढ है, लेकिन ये जो है ये ड़ है, ढ़ है। इसके बोलने में हल्कापन है, ड़ और ढ। इसके बोलने में ड ढ, इसमें थोड़ा सा आपको प्रयास लगाना होता है। तो मूल ये हैं, मूल व्यंजन ये हैं। आप देख सकते हो ये मूल व्यंजन कुल कितने हो गए। अच्छा, ये वाला जो है ना यवर वाला, ये शुद्ध क्रम है। कालांतर में क्या होता है, कई चीज़ें हम गलत बोलने लग जाते हैं। तो हमने क्या किया, य र ल व ऐसे लिखना शुरू कर दिया, जबकि ये क्रम गलत है। शुद्ध वाला क्रम ये य व र ल। ये संस्कृत चूँकि स्रोत भाषा है और आपका जो संविधान का आर्टिकल है 351, आप चीज़ों को समझो, 351 नाम का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा
संस्कृत के अनुसार चलेगी। इसलिए संस्कृत से आप नकल कर रहे हो तो शुद्ध नकल करो, अशुद्ध नकल क्यों करते हो? तो आपने अशुद्ध नकल कर रखा था ये वाला, और जो काफ़ी मात्रा में प्रचलन में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको य व र ल, ये प्रश्न आया हुआ भी है कि उचित क्रम कौन सा है। उचित क्रम ये वाला य व र ल, मैंने लिख भी दिया है, ये ध्यान रखना है। इसको व्यंजन, अब आपको लगेगा कि साहब आपने क पर हलंत क्यों डाला। देखिए क में जब आप अ जोड़ते हैं ना तो दोनों मिलके क बनता है, और क में जब आप ई लिखते हो, ई जोड़ते हो तो क्या बनता है? तो ये की बनता है। आज समझने की बात है। देखिए क में अ जोड़ा क बना, क में ई जोड़ा की बना। चूंकि हम व्यंजन का निरूपण कर रहे हैं, आपको व्यंजन सिखा रहे हैं, जब व्यंजन सिखा रहे हैं तो मैं शुद्ध व्यंजन लिखूंगा। हमने इसमें अ स्वर नहीं घुसाया, हमने शुद्ध व्यंजन, जैसे सोना होता है ना, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, ऐसे ये सारे व्यंजन वर्ण शुद्ध 24 कैरेट के हैं, इसमें कोई अक्षर हमने मिलाए नहीं है, इसलिए ये शुद्ध ऐसे लिखे गए। हाँ, आगे चल के जब शब्द बनाएंगे, देखो सोने का आभूषण जो है ना, 24 कैरेट वाले से आभूषण नहीं बन सकता, वो सोना का आभूषण टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, आकृति उसकी बिगड़ जाती है, शुद्ध है ना वो, इसलिए। ऐसे ही हमारे शुद्ध व्यंजन से, शुद्ध स्वर से कुछ नहीं होता है। शुद्ध स्वर और व्यंजन दोनों मिलाने पड़ते हैं, तब जाके शब्द बनते हैं और तब नए नए अर्थ निकलते हैं। तो देखिए सारे शुद्ध व्यंजन हैं, आप काउंट कर सकते हो कुल कितनी संख्या है इसकी। और ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये हमने स्वर और व्यंजन मिला के लिखा है। तो व्यंजन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसे कहते हैं, इसमें आप देखो नंबरिंग सिस्टम देखो बहुत जोरदार है। आपने साइंस में मेंडलीव की सरणी पढ़ी होगी, है ना? तो मेंडलीव की सरणी वाली जो बात है, वही बात यहाँ लागू होती है। ये देखो, ये जो आपका क ख ग घ ङ है, इसे हम कहेंगे कवर्ग। इसे क्या कहेंगे? कवर्ग। इसे कहेंगे पहले अक्षर से क्या कहेंगे? चवर्ग। इसे मैं कहूँगा टवर्ग, यानी इसमें 5-5 अक्षर आ रहे हैं। इसे मैं कहूँगा तवर्ग। ये क्या है? ये है तवर्ग। और ये क्या है? ये है पवर्ग। अब ये जो चारों है ना, ये चूंकि 5-5 का समूह नहीं है, इसके लिए हम इसको वर्ग नहीं बोलेंगे। ये बस इसका नाम है यण, इसका नाम है यण, और इसका नाम है अंतस्थ, सॉरी ऊष्मा, इसका नाम है ऊष्मा। ऊष्म वर्ण है ये, ऊष्म वर्ण। इसी यण का नाम अंतस्थ भी है, अंतस्थ। इस ऊष्म वर्ण का नाम शल भी है। अब देखो, अब परीक्षक क्या करेगा? आपसे पूछेगा शल वर्ण कौन से हैं, या ये सल वर्ण में नहीं आते हैं, या ये सल वर्ण में आते हैं। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, अंतस्थ, यण का, ऊष्म वर्ण का, शल का, ये हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है, ये है पहला, ये कवर्ग का पहला वर्ण है, ये कवर्ग का दूसरा वर्ण है, ये कवर्ग का तीसरा वर्ण है, ये कवर्ग का चौथा वर्ण है, ये कवर्ग का 5वां वर्ण है। ये चवर्ग का पहला वर्ण है, ये चवर्ग का दूसरा वर्ण है, चवर्ग का तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये 5वां वर्ण है। ये चवर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा है, और ये 5वां है। ये कवर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। ये कवर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां है। तो इतनी सारी बातें आपको झंझट वाली लगेंगी, लेकिन ये झंझट नहीं है। ये आने वाले दिनों में हिंदी में आपको पांडित्य प्रदर्शन करा देगा, आपको पंडित बना देगा, होशियार बना देगा, ज्ञानी बना देगा। इसलिए आपको ये सारा ध्यान से करना है। आज मैंने स्वर के बारे में जो लिया, पहले
स्वर हमने 11 बताए, फिर 2-4 बातें बताई उसके बारे में। आज हमने पूरा व्यंजन लिया है। इस व्यंजन का डिस्कशन, इससे संबंधित प्रश्न मैं कल वाली कक्षा में, अगले वाले सेशन में करेंगे। हम इसे नंबर 1 डाल रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर के मित्र को ये कहना चाह रहे हैं, वर्ण परिचय फर्स्ट ये रहेगा। दूसरी जो कक्षा होगी वो वर्ण परिचय द्वितीय होगी। और इसके सीखे बिना यदि आप आगे जाओगे, आप गिर जाओगे, उलझ जाओगे आप, और इन सबको सीख के आगे बढ़ोगे। मैं तो कहता हूँ कोई भी हिंदी का प्रोफेसर भी हो ना, उसे भी मेरी क्लास देखनी चाहिए। कोई हिंदी का अधिकारी, उसे मेरी क्लास देखनी चाहिए, वो समझनी चाहिए। कैसा भ्रम फैला रखा है लोगों ने, इसको बोलता ही नहीं कोई भी, किसी को बोलना नहीं आता है। क ख ग घ ङ है ये, क ख ग घ ङ, और बोलते हैं क ख ग अणा खाली। अरे अणा कहाँ से आ गया, अणा है तो फिर ये वाला क्या है, फिर बेवकूफ़ है क्या? हमारे आचार्य मूर्ख थे क्या? सबको अणा 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 बोलते जा रहे हैं। अरे भाई ये वाला है क ख ग घ ङ, ये सीखना पड़ेगा आपको। ये वाला है तो अच्छा है, इतना मशीनीकृत सारा ऑनलाइन सिस्टम है आपका। आप इसको बार बार मेरी आवाज़ सुन सकते हो, बार बार रिपीट करके सुन सकते हो। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, यहाँ से अणा है, इसका उच्चारण ङ है, इसका उच्चारण य है। और हमारे पूर्व के लोगों ने गलत परंपरा शुरू कर रखी है। य र ल व नहीं होता है, गलत क्रम है ये। वास्तव में य व र ल होता है, शुद्ध क्रम है ये। भाई आपने जहाँ से नकल किया है, अब तुम्हें ABCD को BCD थोड़ी पढ़ोगे आप, ABCD ही पढ़ोगे ना। लेकिन ये हिंदी के बारे में, हिंदी ऐसी भाषा है जिसके बारे में चाहे जो आता है अपनी बात कह जाता है, और सारा गलत सलत, सारी दुनिया भ्रांत है इसके बारे में। तो मैंने आपको 2 खास बात बताई है, इनको सबको आपको याद रखना है। और अगले सेशन में मैं इस पर बहुत सारी चर्चा करूँगा, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सबको बताऊँगा। और आज की कक्षा का समापन मैं यही करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। कल पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।